बात चुनाव को लेकर, वोटिंग को लेकर, 91 सीटों को लेकर जो गणित जनादेश के जरिए जो सामने आएगा वो परिणाम तो 16 मई को आएंगे, लेकिन उससे पहले के संकेत आज से उभरने शुरू हो गए। 91 सीट वह भी उस हिंदी पट्टी से जुड़ी हुई है जिसके जरिए देश के भीतर अब एक बेचैनी है कि संसद में कौन पहुंचेगा, सरकार किसकी बनेगी। संकेत सिर्फ दिल्ली, केरल और हरियाणा की तमाम सीटों पर वोटिंग भर के नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, इन तमाम जगहों पर सीटें कम हैं, लेकिन उन सब के बावजूद संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। तो पार्लियामेंट को कवर करते हुए 91 सीट, 91 रिपोर्टर, जो हमारे रिपोर्टर लगातार रिपोर्ट भेजते रहे, उन्होंने बहुत ही महीन चीजों को पकड़ने की कोशिश की है। कितनी बड़ी तादाद में आज जनादेश के लिए जो जनता वोट देने पहुंची थी, वो कितनी तादाद थी, किस तबके का सबसे ज्यादा प्रभाव था, वो कौन सी परिस्थिति थी जिसमें आदिवासी बहुल या ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा वोटिंग हो रही थी, वो कौन सी स्थिति थी। चंडीगढ़ का आंकड़ा 74% तक जा गया। वो कौन सी स्थिति थी जिसमें हरियाणा मॉडल कांग्रेस रखते रही है, हरियाणा की स्थिति भी 70% पार कर गई। 2009 का आंकड़ा भी टूट गया दिल्ली में, लेकिन विधानसभा के मद्देनजर थोड़ा डगमगाए। सबको परखेंगे और सारी चीज को रखेंगे, क्योंकि जो 91 रिपोर्टरों ने जो हमारे साथ अपनी रिपोर्ट बांटी है, उसमें जाहिर है इन तमाम नेताओं की फौज आपके सामने है। इन नेताओं को देखकर आज इसलिए जिक्र हो रहा है क्योंकि हर कोई अपने तौर पर कद्दावर है, सबकी पहुंच पकड़ अपनी जगह पर है। बयान आज भी दिए गए। मुलायम सिंह बयान देते हैं कि दरअसल रेप गलतियां हो जाती है, फांसी नहीं दी जानी चाहिए। जो बात केजरीवाल जिक्र कर रहे थे, आज उसका जिक्र और किसी ने नहीं, राहुल गांधी ने कर दिया। अडवाणी को बाहर, अडानी को अंदर ले आए हैं मोदी। ये कोई जिक्र नहीं कर रहा, बल्कि खुद अपने तौर पर राहुल गांधी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी आज बिहार के विक्रम में थे, वो कह गए दरअसल बिहार में सरस्वती बसती है और गुजरात में लक्ष्मी, दोनों को एक साथ हो जाना चाहिए। ये चुनावी जंग के भीतर नई नई परिभाषाएं गढ़ी जा रही हैं। शुरुआत दरअसल उस वोटिंग पैटर्न से करते हैं जिसको लेकर आज वोटिंग हुई और ऐसा लगा कि जनता जो है एक ऐसी बयार में है जिसे उसे लग रहा है अब उसकी बारी है, बदलाव की तैयारी है। जरा देखिए, हम आपको दिखलाते हैं सबसे पहले वोटिंग आज किस तर्ज पर हुई। This time this election is for Asha and Hatasha. अभी बस वोट देने के लिए आया हूं और वापस मुझे सीधा अस्पताल जाना है। तो वोटिंग 91 सीट, 91 सीटों पर वोटिंग हो गई। अब हर किसी को इंतजार 17 तारीख का भी होगा, हालांकि बीच में 12 तारीख को ही वोटिंग होनी है। 17 तारीख को 117 सीटों पर वोट पड़ने हैं। लेकिन बहरहाल शुरुआत आज इसलिए क्योंकि केंद्र में दिल्ली, और दिल्ली पूर्ण तौर पर राज्य का दर्जा नहीं है, केंद्र के हिसाब से चलता है। तो केंद्र को लेकर भी दिल्ली जो जीवन जीता है, अपने तौर पर अपने नुमाइंदों को लेकर असर पड़ता है। हम जरा एक स्थिति दिखाते हैं दिल्ली में क्या हुआ। दरअसल दिल्ली में 2009 में 52.3% वोट पड़े थे। 2014 का मतलब है आज की है, ये एक डिफरेंस है। पहला 64.77%। इतना बड़ा अंतर। उत्तर प्रदेश का देखिए, 2009 में 51% थे, 2014 में इस बार 14% वोट बढ़ गए, जो 65 तक पहुंच गया। कमोवेश ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा था जिसका जिक्र कर रहे हैं, जहां की 10 सीटें थी। हरियाणा में 5 महीने बाद वहां पर विधानसभा के चुनाव ने, वहां पर भी वोट बढ़े हैं 68% से 73% तक। वोटरों की तादाद युवा जुड़ी है और वोट का फीसदी भी वहां पर बढ़ रहा है। चंडीगढ़ में 74% वोटिंग हुई है। पवन बंसल साहब दाग लगा, रेल मंत्रालय से हटा दिए गए, फिर दोबारा टिकट क्यों दे दिया गया, सवाल था। गुल पनाग भी है, किरण खेर भी है, सिनेमाई पर्दे के लोग हैं, वहां पर 74% वोटिंग हुई है। अलग अलग जगहों पर ध्यान दीजिए तो अभी तक जितना हम लगातार दिखाते चल रहे हैं उसमें परसेंट लगातार बढ़ रहा है वोटिंग का। बिहार में हम आपको लिए चल रहे हैं, सासाराम 42.7। ये दरअसल 2009 की है। मीरा कुमार यहां से, ये एकमात्र सीट थी आज जिन बिहार की सीटों पे जहां पे कांग्रेस का कब्जा था।
2009 की स्थिति देख लीजिए 41.6, कमोवेश 40 के इर्द गिर्द ही सब कुछ रहेगा। औरंगाबाद 43.47%, गया 42.45%, 2009 की स्थिति है। नवादा 41.62%, जमुई चिराग पासवान वो हमारे साथ जुड़ेंगे 38.13%। लेकिन अगर इन परिस्थितियों को आज के दौर में पलट दीजिए तो इस बार देखिए सासाराम 56%, मीरा कुमार दिल्ली में वोट डालने नहीं आई, वहीं रह गई। काराकाट 52%, 50% के पार कर गए। औरंगाबाद 51%, गया 54%, अंतर देखिए 10% से ज्यादा का आ रहा है। नवादा 52%, 42 से 52 पे आ गए। जमुई 52%। ये परिस्थिति बता रही है कि कहीं ना कहीं इस बार वोटरों की तादाद बढ़ी है। अभय दुबे जी, वजह क्या लगती है और इसका असर क्या माना जाए अगर हर जगह वोटरों की तादाद बढ़ी है तो? देखिए 2009 के बाद से जितने भी बीच में चुनाव हुए हैं, विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं, उन सभी में मतदान का जो राष्ट्रीय औसत है वो लगातार बढ़ रहा है और उसका नतीजा, उसका संचित नतीजा 2014 में दिखाई देना अनिवार्य था। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब मतदान का प्रतिशत बढ़ता है और अगर संघर्ष दो दलों के बीच में है तब यह माना जाता है कि ये एंटी इनकम्बेंसी की वजह से हो रहा है। लेकिन अगर संघर्ष त्रिकोणात्मक है, अगर संघर्ष चतुर्कोणीय है, अगर संघर्ष तीन से ज्यादा यानी 5 प्रमुख उम्मीदवारों के बीच में संघर्ष है, तो फिर मतदान का प्रतिशत इसलिए बढ़ता है क्योंकि बड़े पैमाने पर चारों तरफ से गोलबंदी होती है मतदाताओं की, इसलिए मतदान का प्रतिशत बढ़ता है। तीसरी बात, 2014 का लोकसभा चुनाव ऐतिहासिक रूप से एक बहुत लंबी चुनावी मुहिम का अंतिम पड़ाव है। इतनी लंबी चुनावी मुहिम भारत के संसदीय इतिहास में आज तक कभी भी नहीं चली है। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि मतदाता, फिर चुनाव आयोग का अपना प्रचार है, टीवी चैनलों का अपना प्रचार है। हराने के लिए निकलता है या जिताने के लिए निकलता है? नहीं, एक और बात बता दूं, इस बार एक नई शय और है मतदाता के रूप में, वो है पहली बार का वोटर। पहली बार का वोटर भी है जिसने बड़े उत्साह के साथ वोट डाला होगा, मैं ये मान के चलता हूं। आप सिर्फ उत्साह देख रहे हैं, हाँ, जीतना हार नहीं देख रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, जो हराने और जिताने की अब बात कह रहे हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि चुनावी मुकाबला किस किस्म का है। अगर चुनावी मुकाबला सीधा है, दो पार्टियों के बीच में है, तो ये वोटर हराने के लिए निकलता है। अगर दो आमने सामने का है तो? एक उसमें सत्ताधारी दल है, ओके, और एक उसमें विपक्षी दल है, और दोनों के बीच में सीधा सीधा मुकाबला हो रहा है, तो मैं हमेशा मानता हूं तब ये वोटर हराने के लिए निकलता है। अगर ये मुकाबला बहुकोणीय मुकाबला है, तब फिर नतीजे ज्यादा मतदान के भी जटिल होते हैं और उनकी भविष्यवाणी कर पाना बहुत मुश्किल होता है। हम देखिए नेताओं की राय लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं चूंकि अभिषेक मनु सिंघवी साहब कांग्रेस के नेता, प्रकाश जावड़ेकर साहब बीजेपी के नेता, और चिराग पासवान हमारे साथ जमुई से जुड़े हैं। कुछ देर बाद हमारे साथ योगेंद्र यादव जी भी जुड़ जाएंगे। अभिषेक मनु सिंघवी साहब, जनादेश जो आएगा वो 16 को आएगा, लेकिन अगर मतदाता ज्यादा बड़ी तादाद में निकला है तो कांग्रेस का क्या सोचना है, क्या वजह हो सकती है? सिंघवी साहब, जरा सा हम रोक रहे हैं आपको, अगर हमारी आवाज आप तक आ रही है, चूंकि आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है सिंघवी साहब, इसलिए हम जरा ऑडियो ठीक करवा रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हमारे पास। प्रकाश जावड़ेकर साहब, बड़ी तादाद में वोटरों का निकलना बीजेपी किस रूप में देख रही है? ये लोकतंत्र का विजय है और ये बीजेपी के लिए कांग्रेस को हराकर, कांग्रेस को बाहर करके एक शुद्ध बहुमत भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए को देने का लोगों ने प्रयास किया है। और इन 91 सीटों में पिछले बार यूपीए को 53 या 57 सीटें मिली थी, इस बार हमें 60 सीटों से ज़्यादा मिलेगी। ये आज का हमारा आकलन है। जब हमने 91 सारे के सारे लोकसभा क्षेत्रों में हमने हमारी राय, जो फीडबैक है वो लिया, तब ये मैं बता रहा हूं। नहीं जावड़ेकर साहब, सवाल ये इसलिए है ये कि लोग कहीं चाहते हैं महंगाई से आपका कांग्रेस मुक्ति, से लोग नहीं चाहते है। हैं बेरोजगारी से मुक्ति। ये त्रिकोणीय मुकाबले के दौर में आप कैसे देख रहे हैं इसे? तो ये तो हमें ज्यादा, हमारा लीड अभी बढ़ रहा है।
वोटों का मार्जिन आप जब देखोगे तो आपको ये 16 मई को पता चलेगा कि ये बहुकोणीय मुकाबले में भी भारतीय जनता पार्टी को एक निर्णायक विजय देने की ख्वाहिश है। और आपने कितने गांव में आपके भी प्रतिनिधि गए हैं, सब जगह का 91 रिपोर्टर्स आपके हैं, आप उनसे सही पूछिए क्या आपको सीन लगा। तो केरल को एक छोड़ के, क्योंकि केरल में हमारी 2 ही सीटों का हम अंदाज कर रहे हैं, लेकिन बाकी सब जगह ये पूरा का पूरा माहौल कांग्रेस के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पॉजिटिवली ये है। जी सिंघवी साहब, अब आप बोले, लगता है नहीं आ रही आवाज? अच्छा, वहां से आवाज नहीं आ रही। हम एक चीज जरा जानना चाहेंगे, हम चिराग के पास भी चलें। अभय जी, मुकाबला त्रिकोणीय या चौकोणीय ही हर जगह पर हुआ है। जी जी, ये एक बहुत साफ तौर पे सत्ता पक्ष के विरोध की लहर में अगर कई लोग विरोध करने वाले हों तो ऐसे में वोट इस मुद्दे पर, जिस मुद्दे पर देश के भीतर सवाल थे, चाहे महंगाई का हो, भ्रष्टाचार का हो, पश्चिमी यूपी में दंगों के सवाल थे, मुसलमानों के सवाल थे, क्या ऐसा भी होता है कि वोट बटे नहीं और वोट केंद्रीकृत होकर समीकरण ऐसे हो जाएं कि लगने लगे कि मुकाबले 2 में ही हो रहे हैं? ऐसा नहीं होता है? बहुकोणीय मुकाबले में तो ऐसा होना लगभग असंभव है। ऐसा केवल तभी हो सकता है जबकि उसमें 2 से अधिक जो कोण है, तीसरा या चौथा कोण जो है, तीसरा चौथा उम्मीदवार है, वो दरअसल एक वोट कटवा उम्मीदवार हो। लेकिन अगर वो गंभीर उम्मीदवार हैं, अगर उनके पास अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा है और वो पूरे दबाव के साथ लड़ रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता कि वो वोट आपस में न बटे। ये बात सही है कि जो प्रमुख विपक्षी दल है, ये जो प्रमुख दावेदार है सत्ता का, उसको कुछ बाय डिफॉल्ट, जो राजनीति की एक डिफॉल्ट पोजीशन होती है कंप्यूटर की भाषा में, उसको ज्यादा लाभ मिलता है दूसरे प्रतियोगियों के मुकाबले। इसलिए हम कहते हैं, हम चल रहे हैं चिराग के पास, इसको जरा सा तुरंत समझाइए कि दरअसल सत्ता पक्ष के विरोध में 2 या 3 पार्टी है और दूसरी तरफ सत्ता के विरोध में ही मान लीजिए लहर चल रही है, तो ये 2-3 पार्टियों में वोट बंटते हैं या सत्ता को हराने के लिए केंद्रीकृत हो जाता है? भाई, सत्ता पक्ष के विरोध में जो लहर चल रही है उसके दो तरह की अभिव्यक्तियां उसकी होती हैं। एक अभिव्यक्ति होती है राष्ट्रीय स्तर की और एक अभिव्यक्ति होती है स्थानीय स्तर की। जो राष्ट्रीय स्तर की अभिव्यक्ति होती है उसका लाभ उसको मिलता है जो कि केंद्र में सत्ता की दावेदारी कर रहा है सत्ता पक्ष के खिलाफ जी। और स्थानीय स्तर पे उसका प्रभाव, स्थानीय स्तर पे भी उसका एक रिफ्लेक्शन होता है जो कि बट जाता है। तो वोटों का बंटवारा स्थानीय स्तर की दावेदारियों के कारण होता है। यह मानना लगभग मैं इस बात को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं कि स्थानीय स्तर का कोई महत्व समाप्त हो जाता है। अगर स्थानीय स्तर का महत्व समाप्त हो जाए तो फिर क्षेत्रीय पार्टियों का लोकसभा के चुनाव में वजूद मिट जाना चाहिए। ओके, एक मिनट। चिराग, आपको क्या लगता है जमुई में जिस लिहाज से 18 से 20% वोट बढ़े हैं इस बार पिछले 2009 की तुलना में, वजह दिल्ली देखा जा रहा था, नरेंद्र मोदी का जिक्र बार बार कर रहे थे, वो देखा जा रहा था, या फिर वहां पर नीतीश कुमार को भी देखा जा रहा होगा? और चूंकि मुकाबला त्रिकोणीय, आरजेडी भी वहां पर थी, मौजूदगी उसकी भी थी, तो वोट इसलिए बटे होंगे या वोट एक साथ हो गए होंगे और वोट का परसेंटेज बढ़ गया? आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, हकीकत ये है, अगर हम जमुई लोकसभा की बात करें या अगर हम पूरे बिहार की भी बात करें, यहाँ पे कोई वोट बट नहीं रहे हैं। यहाँ कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं चल रहा है, ना लालू जी के साथ ना नीतीश जी के साथ। हकीकत ये है कि बिहार में खास तौर में, विशेष तौर पे बोलूँगा, क्योंकि बिहार के हर जिले का मैं भ्रमण कर चुका हूँ, हर एक गाँव में जा चुका हूँ बिहार में। तो यहाँ की मैं विशेष तौर पर मैं बहुत कॉन्फिडेंटली मैं ये बात बोल सकता हूँ कि तमाम मतदाता एकजुट हुए हैं सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पे। अगर आज की तारीख में बिहार में अगर कहीं पे भी मतदान हो रहा है तो वो विकास के मुद्दे पर हो रहा है और वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जा रहा है, क्योंकि आज की तारीख में सिर्फ वही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि विकास की बात कर रहे हैं। तो ये जो गोलबंदी हुई है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुई है कि बाकी के तमाम विपक्षी दल सेक्युलरिज्म, कम्युनलिज्म को मुद्दा बना रहे हैं, जो कि आज की तारीख में किसी भी भारतीय के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। अगर हमें चाहिए तो विकास चाहिए, और विकास की बात सिर्फ नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो गोलबंदी हुई है सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर हुई है। ओके, योगेंद्र जी, आज थोड़ा सा हम आपसे सेफोलॉजी भी जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि आप तो चुनाव भी लड़ रहे हैं गुड़गांव से लेके। इस बार बड़ी तादाद में वोटर हर जगह देश में निकले हैं और ये वोटरों का निकलना, खासतौर से विरोध करने की स्थिति में जब कई दल होंगे, और चूंकि पश्चिमी यूपी में हमने देखा बीएसपी भी, समाजवादी पार्टी भी अलग अलग लड़ रही है, कांग्रेस की मौजूदगी, आम आदमी पार्टी भी, सभी लोग थे एक साथ। दिल्ली में खासतौर से अगर आपसे जानना चाहें कि विरोध बीजेपी भी कर रही थी, आम आदमी पार्टी भी कर रही थी और सामने कांग्रेस खड़ी थी,
ऐसे में वोट बटे होंगे या वोट आपको लगता है जी नहीं इस बार हराने के लिए निकले होंगे, क्या लगता है आपको? पुण्य प्रसन्न भाई, जहाँ तक दिल्ली का ताल्लुक है, दिल्ली में ये मानना कि कांग्रेस वो ध्रुव है जिसके विरुद्ध आम आदमी पार्टी है और जिसके विरुद्ध बीजेपी है, वो तो सही नहीं होगा, क्योंकि दरअसल कांग्रेस तो बैठ गई है दिल्ली के अंदर। ये मैंने खुद अपने यहाँ गुड़गांव में भी महसूस किया। कांग्रेस तो दिल्ली के जो राजनीति के ध्रुव हैं उनमें से एक ध्रुव बचेगी भी या नहीं, ये फैसला आज के चुनाव में होगा। और हमने देखा है पिछले 20 साल में जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी एक बार धक्का खाई है उसके बाद वहाँ उठ नहीं पाई है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे बंगाल हो, जहाँ जहाँ ऐसा हुआ है वो बात, और ये बात हो सकती है। तो इसलिए दिल्ली के संदर्भ में तो मैं नहीं कहूँगा, दिल्ली में तो सीधे सीधे बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी की कॉन्टेस्ट थी, जैसे यहाँ गुड़गांव में भी थी। लेकिन हाँ, बाकी उत्तर प्रदेश की आप बात कहें तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि वहाँ की राजनीति बहुकोणीय है और वो एकदम रातों रात कोई दो कोण में बदल नहीं जाएगी, सीधी लड़ाई नहीं हो जाएगी। रही बात मतदान बढ़ने की, मैं समझता हूँ दो चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। एक तो ये कि पिछले 5 साल के हर चुनाव में मतदान हमेशा बढ़ा है और उसका कारण एक तकनीकी कारण भी है कि देश भर में हमारी वोटर लिस्ट पहले से थोड़ा बेहतर हो गई है। दूसरा ये वजह है कि पिछले 2 साल में लोगों की राजनीति में दिलचस्पी बढ़ी है। हर चुनाव में लोग नए तरह से आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, सिर्फ कांग्रेस बनाम बीजेपी बनाम ये बनाम वो वाले खेल में नहीं, राजनीति में कुछ आस्था और रुचि बढ़ रही है, वो एक बड़ा कारण है। सिंघवी साहब, हमारी आवाज आ रही है, अब हम आपसे प्रतिक्रिया चाहेंगे, लगता है अब आपकी आवाज आ जाएगी। दिल्ली में आपको रेस में आम आदमी पार्टी के नेता नहीं मान रहे हैं, लेकिन हमारा सवाल इसलिए था क्योंकि सिटिंग एमपीज चुनाव लड़ रहे थे और उनको टिकट दिया गया था कांग्रेस की तरफ से। इतनी बड़ी तादाद में अगर जनता निकली है तो सिर्फ वो नए वोटर को देख रही है, सत्ता परिवर्तन को देख रही है, कुछ विकल्प खोज रही है। कांग्रेस का क्या मानना है? देखिए, दो पहलू है। पहले तो जो इस तरह की टिप्पणियां हैं कोई नई नहीं है। कांग्रेस के बारे में इस प्रकार के निराशाजनक और समय के अंतकालीन एक भविष्यवाणियां पहले हो चुकी हैं। वाजपेयी जी को किसी व्यक्ति ने इस बात के लिए कन्विंस कर दिया 2004 में, जब सब तरफ चमक थी, कांग्रेस खत्म थी, और बाद में क्या हुआ देखा आपने। 1987 में 77 में हुआ, 1989 में हुआ। तो ये समझना कि कभी कभी के सेटबैक्स के बाद कांग्रेस दिखती नहीं है और पहले से उसकी आप मरण अवस्था के ऊपर टिप्पणी करें, मैं समझता हूँ न ये राजनीतिक परिपक्वता है, उल्टा ये एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेसेंसी, ओवर कॉन्फिडेंस दिखाता है। नंबर 2, मैं ये मानता हूँ कि कई जगहों पे अगर ज़्यादा मात्रा पे संख्या में होती है वोटिंग तो उसको सत्तारूढ़ विरोधी माना जाता है, लेकिन अब उसके इतने अपवाद हो गए हैं कि करीब करीब वो रूल अपने आप पे ख़त्म हो गया है। नए वोटर, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण अपवाद दिया, 12 करोड़ कितने 15 करोड़ नए वोटर एक एज ग्रुप में। उसके बाद कई लोग जहाँ पर 4 या 3 या 5 पार्टियाँ हों वहाँ पर तो ये एकदम ही लागू नहीं होता है। और मैं ये आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये बात सही है कि हमने दिसंबर में अच्छा नहीं किया, लेकिन हमारा मानना है कि कांग्रेस के लिए वापस दिल्ली में एक बहुत बड़ा समर्थन है, क्योंकि लोग समझ गए हैं कि एक तरफ है आम आदमी पार्टी जो शासन देने में असमर्थ है और एक तरफ वही बीजेपी है जिसने पहली बार, उन्होंने कई बार इसको रिजेक्ट कर दिया है और जिसके कम्युनल सांप्रदायिक अप्रोच को लाइक नहीं करती है अर्बन पॉपुलेशन दिल्ली की। ये इसलिए सवाल हम यहाँ जरा सा रोक रहे हैं, यहाँ पर ये सवाल इसलिए बड़ा था क्योंकि 91 सीटों में से दिल्ली की 7 सीट बीजेपी के पास, हरियाणा की 10 में से 9 कांग्रेस के पास, दिल्ली की 7 सीट कांग्रेस के पास, केरल में 20 में से 13, मध्य प्रदेश में 10 में से 4 कांग्रेस के पास, बिहार में हालांकि 1 सीट थी, यानी 45 सीट तकरीबन है जो कांग्रेस के दाव पर इस बार लगी हुई है। 91 सीटों पर वोटिंग ज्यादा हुई, इसके मतलब क्या है? लेकिन एक दूसरी स्थिति, प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी जो पिछली बार चुनाव लड़े थे बीएसपी के टिकट पे, इस बार उन्होंने कहा कि हम नहीं लड़ेंगे और वह चुनाव मैदान से बाहर हो गए हैं।
दरअसल मुख्तार अंसारी की पहचान बनारस में मुस्लिम तबके और दलित के बीचर बहुत ज्यादा है, सुख दुख के साथी माने गए हैं। हम आपको पहले 2-3 तस्वीर दिखाते चलें। दरअसल बैलेट राजा किसका बजेगा बाजा, यह तो ठीक है, लेकिन 3 तस्वीरें जो हम आपको दिखला रहे हैं बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तरफ नरेंद्र मोदी, केजरीवाल, वहां पे कैलाश चौरसिया, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के हैं। अजय राय कांग्रेस के टिकट से लड़ रहे हैं, वो खुद उनकी अपनी पहचान आप अजय राय को देख रहे हैं। दरअसल ये पिछली बार समाजवादी पार्टी की टिकट से चुनाव लड़े थे, तीसरे नंबर पर लड़े थे, तकरीबन 1.25 लाख वोट इन्हें मिले थे। अब कांग्रेस ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है, विधायक है। इनकी पटरी बिल्कुल नहीं, 36 का आंकड़ा मुख्तार अंसारी से। तो यहां पर यह समझना होगा कि मुख्तार अंसारी के बैठना, यानी अगर मुस्लिम वोट बैंक बनारस में देखा जाए तो वो कांग्रेस के हिस्से में नहीं जा रहा है। यह एक नई परिस्थिति बन रही है। अब सवाल है कि दूसरी तरफ कैलाश चौरसिया जो समाजवादी पार्टी के हैं, वो किस वोट बैंक को खाएंगे। इन सब के बीच एक नई स्थिति बन रही है। क्या वोटों का ध्रुवीकरण बनारस में इस तरीके से हो रहा है, जो कि एक पूरे यूपी के लिए एक बड़ा मैसेज है। अभय जी, इसके मतलब क्या निकाले जाएं? जो बात आज निकल कर आई कि मुख्तार अंसारी चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसका मतलब क्या है? देखिए, ये एक बहुत ही अहम घटना है और इसके राजनीतिक महत्व को ठीक से पढ़ा जाना चाहिए। मुख्तार अंसारी उस इलाके के बाहुबली हैं और मुसलमानों के अंदर उनकी रॉबिन हुड वाली छवि है। बड़े पैमाने पर मुसलमान मतदाता उनकी तरफ झुके हैं पिछले चुनाव में। उनके बैठ जाने का मतलब ये होगा कि बनारस निर्वाचन क्षेत्र का जो मुसलमान अल्पसंख्यक मतदाता है, उसको ये फैसला करना पड़ेगा कि वो किस तरफ, उसका रुझान किस तरफ होगा। अगर वो एकमुश्त होकर फैसला करता है, जैसी खबरें आ रही हैं, वहाँ पर जिस तरह से मुस्लिम बुद्धिजीवियों की बैठक हुई है, जो वहाँ की स्थानीय मुसलमान नेतृत्वकारी शक्तियाँ हैं उनकी बैठक हुई है, जो उनके धर्मगुरुओं हैं उनकी सबकी मिलकर बैठक हुई है, और उन्होंने सोचा है कि वो किस तरह अपनी चुनावी रणनीति किस तरह निर्धारित करेंगे। मेरे ख्याल से ये वाराणसी में चुनाव का जो एक संभावित परिणाम माना जा रहा है कि वहाँ नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं तो वो चुनाव जीत जाएंगे, वहाँ पे इस तरह की बहुकोणीय बिसात बिछने जा रही है जिसमें नरेंद्र मोदी सांसद में भी फंस सकते हैं। हम जरा पहले सुनाते हैं आपको कि उनके भाई अफजल अंसारी ने आज दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कहा क्या। बनारस से ये फाइनल हो गया कि आप लोग नहीं लड़ रहे? एकदम नहीं लड़ेंगे और अभी भी मोदी को हराने का हौसला रखते हैं। लड़ के नहीं हराएंगे, ये निर्णय किसी का समर्थन करके। ये निर्णय क्यों लिया? इसलिए कि बनारस की फिजा को बनारस जैसी ही रखना चाहता हूं। ये भोले बाबा की नगरी है, यहाँ बड़े भोले लोग रहते हैं। प्रकाश जावड़ेकर जी, बनारस में मुख्तार अंसारी का बैठना, बीजेपी या कहें नरेंद्र मोदी सीट से लड़ रहे हैं, कोई बेचैनी लगती है और आपको लगता है कि एक नई तरह की स्ट्रेटजी है ये? बेचैनी हमें नहीं, बेचैनी सामने वाले उत्तर प्रदेश के सभी दलों की छटपटाहट इसमें दिखती है। लेकिन फिर भी परिणाम वही होगा जो आने वाला है, क्योंकि यूपी में जो लहर आज 10 जगह दिखी, वही आपको 80 जगह दिखने वाली है। एक देश में परिवर्तन आ रहा है। और मैं एक पहला जो मुद्दा था मैं बताना चाहता हूँ, लोग बड़े समझ के वोट देते हैं। नानी पालखी वाला कहते थे इलिटरेट इंटेलिजेंस इज मोर इफेक्टिव। तो ये जो होता है कि आम आदमी का जो जो अच्छा उसका सोच है वो निकल के आती है ऐसे मौकों पर। 77 में आई, 89 में आई और 99 में आई। नहीं, जावड़ेकर साहब आप कह रहे हैं कि इस बार बिल्कुल अलग माहौल है, जो पारंपरिक वोट बैंक की सियासत थी उससे बिल्कुल अलग माहौल है। बिल्कुल अलग माहौल है और इसका आप अंदाजा लगा सकते हो एक बात से कि लोग छोटे विधानसभा चुनाव के लिए अलग वोट देते हैं। पीपल वोट डिफरेंटली फॉर डिफरेंट इलेक्शंस। तो लोकसभा में लोग इस बार देश की स्थिति को समझ रहे हैं। आप समझे 9 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने एक प्रयास लास्ट दिया था कि जिनके नाम नहीं है वो रजिस्टर करे, और एक दिन में देश भर में 1 करोड़ नए मतदाता रजिस्टर हुए। यानी आप लोगों की उत्सुकता को समझ सके। एक परिवर्तन की ललक तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा एक स्टेबिलिटी की ललक है, और इसलिए एक मजबूत नेतृत्व स्टेबिलिटी के लिए वो वोट दे रहे हैं इस बार। संघवी साहब, क्या यह खतरे की घंटी है कांग्रेस के लिए? कोई व्यक्ति किसी अमुक जगह से खड़ा हो
होता है कि नहीं वो उसके और उसके पार्टी के बीच का है। मेरा मानना है निजी रूप से, मतलब निजी रूप से बोल रहा हूँ, कि कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए पूरी तरह से ये लाजमी होता अगर कोई न कोई कोऑर्डिनेशन जो पार्टियां प्रतिद्वंदी हैं उनके बावजूद, प्रतिद्वंदी होने के बावजूद होता, लेकिन वाराणसी में ऐसा नहीं हुआ। उसके बावजूद ये पूरा अधिकार क्षेत्र है कि जहां लगे कि वोट बट रहा हो वहां कुछ लोग अपने आप, जिनका उद्देश्य ज्यादा व्यापक है कि मोदी जैसे व्यक्तित्व और जिन चीजों के लिए मोदी एक सिंबल है वो नहीं आना चाहिए, तो इसलिए उनके लिए लाजमी है कि वो सिर्फ खड़े होकर नहीं हराए, उन्हें बिना खड़े हुए भी हराया जा सकता है। और यही देख रहे हैं आप, इससे आपको एक और चीज का इल्म हो रहा है कि कितना एक बहुमुखी है और कितना वाइड स्प्रेड है मोदी के विरुद्ध सेंटिमेंट। योगेंद्र जी हम एक मिनट, आम आदमी पार्टी दिल्ली में रही, एनसीआर में प्रभाव रहा, अगर इससे आगे निकल रहे हैं तो क्या आप मानकर चल रहे हैं कि दरअसल आम आदमी पार्टी ने आंदोलन संघर्ष चाहे देश के दूसरे हिस्सों में नहीं किया, लेकिन मैसेज का दिल्ली से इतना बड़ा निकल गया कि अब एक नए तरीके के समीकरण वोटरों के बीच में बनने लगे और पहली बार कौमी एकता दल सरीका भी कहने लगा है कि अब हम वोट को बंटने नहीं देंगे? ये जो बनारस का प्रयोग हो रहा है बहुत ही रोचक प्रयोग है, और ये चुनाव की जो पुरानी समीकरण और पुराने चश्मे हैं उससे अलग प्रयोग हो रहा है। और निश्चित ही दिल्ली के अंदर जो बदलाव हुआ उसका दिल्ली के बाहर बहुत असर हुआ है पूरे देश भर में। मैं समझता हूँ कि ये जो निर्णय है, जिसे अभय जी ने कहा बहुत अहम घटना है, बिल्कुल अहम घटना है। इसे आप दो तरह से देख सकते हैं। एक तो ये कि अमुक व्यक्ति ने, अमुक पार्टी ने फैसला लिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेगी और उससे एक ध्रुवीकरण संभव हुआ या उससे एक डायरेक्ट कॉन्टेस्ट संभव हुई। दूसरा ये भी संभव है कि जमीन पे वो ध्रुवीकरण होना शुरू हो चुका हो, और मैं सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ध्रुवीकरण ये कि ये मोदी बनाम केजरीवाल का संघर्ष होने वाला है, और उसमें आज की जो घटना है वो उसका कारण ना हो के कहीं उसकी स्वीकारोक्ति भी हो सकती है। ये हमें मान के चलना चाहिए। क्या चिराग ये माना जाए कि जिसका जिक्र आप लगातार हमने देखा कि आप नरेंद्र मोदी का जिक्र कर रहे हैं, क्या ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड यूपी तक नहीं है, इसका असर बिहार में भी नजर आएगा? वहां पर भी मुद्दा नरेंद्र मोदी हो गए हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो? देखिए पूरी तरह से पॉजिटिव है। और प्रसून जी, जब जब इतिहास गवाह रहा है, अक्सर जब जब आपका वोटिंग ट्रेंड बढ़ा है, जब जब ज़्यादा मतदाता घर से बाहर निकले हैं, तो कहीं ना कहीं वो बदलाव के लिए बाहर निकले हैं। तो ये अपने में दर्शाता है कि जिस तरह से हमारे देश के मतदाता, भले वो केंद्र सरकार हो और मैं बिहार की बात करूं तो यहाँ पे हमारी राज्य सरकार हो, जिस तरह से वो दुखी हैं, इसीलिए ज़्यादा मतदाता बाहर आ रहे हैं, वोट कर रहे हैं। सो डेफिनेटली एक बहुत पॉजिटिव वेव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यूपी बिहार में नरेंद्र मोदी जी को लेकर ना सिर्फ यूपी बिहार में बल्कि पूरे भारतवर्ष में है। आपको जमुई में क्या अनुभव हुआ कि जिस तरीके से झटके में आप लोग शरीक हो गए बीजेपी के साथ, वोटर सारी परिस्थितियों को भूल गया और उसने मान लिया कि चिराग पासवान, रामविलास पासवान या लोक जनशक्ति पार्टी झटके में बीजेपी के साथ आ गई तो सब कुछ अनुकूल हो गया आप लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं क्योंकि मोदी सामने है? देखिए एक्चुअल में सब कुछ अनुकूल ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और ये झटके में आने वाली बात नहीं है, ये एक विचारधारा के साथ जुड़ने वाली बात है। जो मैं लगातार कहता रहा हूं कि आज की तारीख में सिर्फ विकास एक मुद्दा बना हुआ है, तो जो हर वो व्यक्ति जो विकास के मुद्दे के साथ जुड़ रहा है, भारत की जनता उसे समर्थन दे रही है। मैं अगर अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूं, अपने क्षेत्र की बात करूं, तो ये सबसे पिछड़ा जिला है बिहार का। और ताज्जुब इस बात का है कि तमाम यहाँ पे विधायक जदयू के होने के बावजूद, सांसद जदयू के होने के बावजूद, राज्य में सरकार जदयू के होने के बावजूद अभी तक यहाँ पे विकास नहीं हुआ। तो आज की तारीख में विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि पूरे भारत में लोगों को प्रभावित कर रहा है। प्रकाश जावड़ेकर जी, इससे इनकार है कि वोटों का ध्रुवीकरण मोदी के नाम पर भर हो गया है इस देश में? मुझे तो दिख रहा है साहब, मोदी कह रहे महंगाई हटाओ, मोदी कह रहे बेरोजगारी हटाओ, मोदी कह रहे भ्रष्टाचार हटाओ, और सारे बाकी लोग इकट्ठा आकर कह रहे मोदी हटाओ। तो मोदी को मत आने दो, मोदी को रोको। अगर ये कह रहे तो ये बात साफ है कि ध्रुवीकरण मोदी के आसपास हो रहा है। तो इसकी हमें खुशी है, क्योंकि ये कोई सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता का लड़ाई नहीं है,
क्योंकि जो हर जात के नाम पर वोट मांगते वो कहाँ से धर्मनिरपेक्ष हो गए, वो कैसे सेक्युलर हो गए? जो मजहब की राजनीति करते वो कहाँ से सेक्युलर हो गए? और जो देश की 125 करोड़ लोगों को साथ लेकर सबको न्याय देने की बात करते वो कहाँ से सांप्रदायिक हो गए? तो ये डिस्कोर्स नहीं है। डिस्कोर्स पॉलिटिकल ये है कि गवर्नेंस चाहते लोग, लीडरशिप चाहते लोग, और लोग सुशासन चाहते हैं, क्योंकि गरीब की भी आकांक्षा है। ऑलवेज जब कहते हैं कि एस्पिरेशनल क्लास, तो मैं कहना चाहता हूं कि एस्पिरेशनल क्लास मिडिल क्लास नहीं है, एस्पिरेशनल क्लास गरीब है। आपके घर में काम करने वाले, जो भी काम करने वाले लोग हैं, उनसे आप पूछिए, वो बर्तन मांगने वाली भी होगी घर में, तो वो कहती है मेरे बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, यही आपसे मांग है। तो इसका मतलब यह है कि गरीब को भी आकांक्षा है उभरने की। हम इसका दूसरा हिस्सा हम आपको बताते हैं जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। सिंघी साहब, आज राहुल गांधी को यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि नरेंद्र मोदी ने अडवाणी को बाहर कर दिया, अडानी को अंदर कर लिया? ये बात तो केजरीवाल कह ही रहे थे, फिर राहुल गांधी ने याद दोहरा दिया, क्यों किया ऐसा? सिंघी साहब, हमारी आवाज अब तक आ रही है? अच्छा, लाइन में प्रॉब्लम है, ये बता दें आपको। हम जावड़ेकर जी आपसे जवाब चाहेंगे। राहुल गांधी का ये बयान हम सुनाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपके प्रतिक्रिया चाह रहे हैं। अडवाणी को बाहर, अडानी को अंदर, राहुल गांधी को यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी? ये जरूरत इसलिए पड़ी कि उनके पास अब जुमले बताने के लिए भी उनको उधार लेने पड़ते हैं, और वो अरविंद केजरीवाल से ले रहे हैं। और देखो, झाड़ू चलाता है कोई तो हाथ ही चलाता है, तो ये रिश्ता एकदम पक्का है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इनका संयुक्त मिशन है कि वो मोदी को रोकना चाहते, लेकिन अब सबसे बाहर हो गया। लोगों ने जब तय करते हैं ना, और लोग पहले तय करते हैं, अब जो बाकी इश्तेहार या होते हैं उसकी कम परिणाम होता है। लोगों ने यह तय कर लिया इस बार कि अब बहुत हो चुका, इनफ इज इनफ, नाउ वी वांट स्टेबल गवर्नमेंट, डिसाइसिव लीडरशिप और एक निश्चित कार्यक्रम, और जो विकास की तरफ ले जाएगा। राहुल गांधी के कहने का मतलब क्या है? विकास केवल बोलने का विकास नहीं है। प्रकाश जावड़ेकर जी ने बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा कि जब आपको जुमले उधार लेने पड़ जाएं तो इसका मतलब आपकी राजनीति में कुछ दिवालियापन है। मैंने अभी 2 मिनट पहले प्रकाश जावड़ेकर जी को एक जुमला इस्तेमाल करते हुए सुना था। वो कह रहे थे कि मोदी जी कहते हैं फलां हटाओ, और लोग कहते हैं मोदी हटाओ। आपको कुछ याद आया इस पे? ये दरअसल इंदिरा गांधी का जुमला है। इंदिरा गांधी कहा करती थी 1971 के चुनाव में, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ, और वो कहते हैं इंदिरा हटाओ। प्रकाश जावड़ेकर जी एक जुमला उधार ले रहे हैं। मुझे डर लग रहा है कुछ ये दिवालियेपन का लक्षण तो नहीं है। हम जरा सा सुनाते हैं पहले, हम 1 मिनट हम जरा सुनाते हैं क्या कहा राहुल गांधी ने। हम आपको पहले ये सुनाते हैं। गरीब लोग देख रहे हैं, रोज इश्तेहार आ रहे हैं, बहुत पैसा लग रहा है, बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं, हर पेज पे इश्तेहार। अच्छा भैया, भ्रष्टाचार की बात होती है तो ये जो इश्तेहार का पैसा है, ये जो कैंपेन का पैसा है, क्या ये ऊपर से टपक रहा है क्या? ये कहां से आ रहा है? हाँ, नहीं, अंबानी ना, देखो भैया, मैं नाम नहीं लेता हूं, अडवाणी जी को बाहर कर दिया है। जो वी होता है ना, वी, उसको निकाल दिया और दूसरे व्यक्ति को अंदर कर दिया। अडवाणी बाहर, अडानी अंदर। क्या मैसेज है ये अभय जी? ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी इस तरह की बात कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी ने तो बहुत पहले कह दिया था कि हमें आम आदमी पार्टी से सीखने की जरूरत है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव में ही उन्होंने कह दिया आम आदमी पार्टी से सीखने की जरूरत है। और अगर लोकतंत्र और लोक लुभावनवाद का कोई रिश्ता है तो वो रिश्ता पहली बार इंदिरा गांधी ने स्थापित किया था। योगेंद्र जी ने ठीक ही याद दिलाया कि अब भारतीय जनता पार्टी को इंदिरा गांधी का मुहावरा याद आ रहा है जो उन्होंने वहां से उधार लिया था। अब यहां पे मैं एक और बात कहूंगा इसके साथ में कि ये जो यहां पे चर्चा हो रही है, जो तीनों हमारे पैनलिस्ट चर्चा कर रहे हैं, उन तीनों की बात में एक बात मुश्तरका है।
वो ये है कि भाई देश परिवर्तन की तरफ जा रहा है। मैं इस बात से सहमत हूं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि उस परिवर्तन की प्रकृति क्या होगी। विवाद इस पे नहीं है कि देश परिवर्तन चाहता है, देश तो परिवर्तन चाहता है, लेकिन उस परिवर्तन की प्रकृति क्या होगी, वो परिवर्तन किस किस्म का होगा। प्रकाश जी ये कह रहे हैं या चिराग जी ये कह रहे हैं कि वो परिवर्तन तो मोदी को लाने के पक्ष में होगा, मतलब है। तो इसी बात को प्रश्नांकित करना जरूरी है। जो पिछले 1 साल से एक तथाकथित आंधी चलाई जा रही है, हवा बहाई जा रही है, उसको प्रश्नांकित करना जरूरी है। ये हम सब लोग जो लोकतंत्र के पक्षधर हैं, जो चाहते हैं कि लोकतंत्र में विविधता रहे, उसके अंदर किसी किस्म की निरंकुशता ना आने पाए, उसे उसके ऊपर सवालिया निशान लगाना चाहिए कि वो प्रकृति किस किस्म की है, किस तरह की होगी। चिराग, आपको क्या लगता है ये जो परिवर्तन की बात और जिसका जिक्र आप भी बार बार कर रहे थे, नरेंद्र मोदी का जिक्र, क्योंकि हमें याद है एक वक्त रामविलास पासवान जी भी बहुत राहुल गांधी की तारीफ किया करते थे, सारी चीजें थी, लेकिन परिवर्तन की प्रकृति सब कुछ सिमटी है नरेंद्र मोदी में, या जो जिक्र आज राहुल गांधी ने किया वो आने वाले दौर के कुछ नए संकेत दे रहा है आपको? चिराग, देखिए, राहुल जी ने जो कहा उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, बट हाँ, नरेंद्र मोदी जी की जो हम लोग जो परिवर्तन की बात करते हैं कि ये बदलाव, ये जो इस बार चुनाव हो रहा है वो परिवर्तन के लिए हो रहा है, बदलाव के लिए हो रहा है, विकास के लिए हो रहा है। और जब आप विकास की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी का नाम जब सामने आता है तो नरेंद्र मोदी जी एक विचारधारा के साथ सामने आए हैं। वो विकास की जब बात करते हैं, जो लगातार वो कहते हैं कि कांग्रेस को 60 साल दिए, हमें 60 महीने दो, तो कहीं ना कहीं उनकी इन बातों में झलकता है कि जो 60 सालों में नहीं हुआ, आज भी कितने ऐसे गांव, मैं अपनी भी क्षेत्र की बात करूं, कितने ऐसे गांव हैं जहां पे अभी भी हम लोग मूलभूत जरूरतों का संघर्ष कर रहे हैं। आज भी हम लोग बिजली, सड़क, पानी, पक्के मकान की बात कर रहे हैं। आज भी कितनी ऐसी जगह है जहां पे आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं ही नहीं है तो आधुनिक क्या होंगी, शिक्षा संस्थान नहीं है, हमारी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में पीजी कॉलेजेस नहीं है। तो इस बदलाव की बात कर रहे हैं, इस विकास की बात कर रहे हैं, जो कि हर एक जगह, हर एक गांव, हर एक व्यक्ति को मुहैया हो और उनकी वो जरूरत है। योगेंद्र जी, एक आखिरी कमेंट आपसे चाहेंगे। जो विकास का जिक्र हो रहा है और दूसरी तरफ एक नए तरीके का ध्रुवीकरण जो यूपी में नजर आ रहा है, ये सुरक्षा खोज रहा है या इसको लग रहा है विकास? दरअसल अभय जी ने जो बुनियादी सवाल उठाया वही है, परिवर्तन तो होगा, कांग्रेस से तो लोग तंग आ चुके हैं, लेकिन ये क्या केवल उलटपलट होगा या कि एक परिवर्तन होगा? लोग सब्स्टिट्यूशन चाहते हैं या कि ऑल्टरनेटिव चाहते हैं जी, वो एक बड़ा सवाल है। नरेंद्र मोदी आज एक उलटपलट के प्रतीक हैं कि भाई इसी स्थापित राजनीति में से एक चेहरा बदल दो, दूसरा चेहरा ले आओ, और आम आदमी पार्टी उसमें व्यवस्था में बुनियादी परिवर्तन, एक वैकल्पिक राजनीति का प्रतीक है। ये एक बड़ा सवाल है जिसके ऊपर देश को इस बार राय बनानी है। जावड़ेकर जी, ये परिवर्तन देखा जा रहा है या आप लोग मोदी के जरिए विकल्प देख रहे हैं? ये वैकल्पिक, यानी मैं कहूंगा कि देश जो चाहता है और जो एनडीए ने प्रेजेंट किया है भारतीय जनता पार्टी ने के नेतृत्व में, वो वही है कि लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला। आम आदमी पार्टी का जहां उन्होंने 1-1.5 साल आंदोलन किया था, और वो भी अन्ना के बदौलत, तो अन्ना के बदौलत उनको लोकप्रियता मिली, उनकी पहचान मिली, और अन्ना को ही छोड़ दिया। अन्ना अब इनके प्रचार के लिए भी नहीं कह रहे, उसके विरोध में बोल रहे। लेकिन मुद्दा साफ है कि आज दिल्ली में अगर किसी ने खुले मन से, आपके जो रिपोर्टर्स गए उनको आप पूछिए कि विधानसभा से लोकसभा के दृश्य में क्या परिवर्तन था, वही खुद बयां करेंगे आज की बदलती दिशा को। परिवर्तन का जिक्र हर तरफ हो रहा है, जिसका जिक्र निकल कर आया कि परिवर्तन इस दौर में हो रहा है, और इस परिवर्तन के मिजाज में संयोग एक ऐसा है कि आज मुलायम सिंह का भी एक बयान आ गया जिसमें उन्होंने जिक्र कर दिया कि दरअसल गलतियां हो जाती हैं और रेप की सजा कम से कम फांसी तो नहीं ही होनी चाहिए, और इस तरह की कोई सजा, एक लिहाज से उन्होंने मंच से माफी भी दे दी। राजनीति के इसी मिजाज में शायद एक परिवर्तन और विकल्प की बात सोची जा रही है। सिर्फ एक शब्द का कमेंट, क्या इस चुनाव के बाद राजनेताओं की और राजनीति की साख लौट आएगी? अभय जी, नहीं लौटेगी। नहीं लौटेगी। इसलिए नहीं लौटेगी क्योंकि अगर आप कांग्रेस के दावेदारियों को देखें और भारतीय जनता पार्टी की दावेदारियों को देखें और दोनों के बीच में तुलना करें, तो आपको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का विकल्प नहीं है, वो उसका स्थानापन्न है। परिवर्तन हो रहा है, लेकिन एक सवाल अनसुलझा नहीं है, बल्कि इस दौर में राजनेताओं की और राजनीति के प्रति साख डावाडोलती, इसीलिए आंदोलन भी इस देश ने देखा था। फिर भी हम इंतजार लगातार कर रहे हैं कि 9 फेज में दरअसल चुनाव होने हैं, अभी तो बहुत हिस्से बाकी हैं और बनारस तक बात जानी है।